भूमिका हिंदी साहित्य का इतिहास पुनर्लेखन की समस्याएं। आवश्यकता हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता है। इस विषय में दो मत नहीं हो सकते। इसके दो स्पष्ट कारण हैं: साहित्य चेतना का विकास और नवीन शोध परिणाम। प्रत्येक युग में साहित्य चेतना में निरंतर परिवर्तन या विकास होता रहा है। वर्तमान युग का साहित्य चिंतन वैसा नहीं है जैसा आचार्य शुक्ल के समय में आज से 40 वर्ष पूर्व था। यद्यपि साहित्य के मौलिक प्रतिमान अधिक नहीं बदलते, फिर भी बदलते हुए युगबोध के कारण परिप्रेक्ष्य, प्रविधि, प्रक्रिया आदि में परिवर्तन निश्चय ही होता है। दूसरा प्रमुख कारण यह है कि पिछले दशकों में निरंतर अनुसंधान के फलस्वरूप प्रचुर नवीन सामग्री प्रकाश में आई है और अनेक स्वीकृति तथ्यों का संशोधन हुआ है, जिनसे पूर्ववर्ती निर्णय और निष्कर्ष अनिवार्यतः बदल गए हैं। इनके अतिरिक्त एक सूक्ष्मतर कारण और भी है। जैसा कि इलियट ने कहा है, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इस तर्क के प्रत्येक युग में साहित्य के नए विकास रूप उसके पूर्व रूपों के मूल्यांकन को प्रभावित करते रहते हैं। उदाहरण के लिए मिश्र बंधुओं के समय श्रेष्ठ कवियों की जो परंपरा थी, उसमें मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद, निराला, पंत आदि के आविर्भाव के बाद निश्चय ही परिवर्तन हो गया। हिंदी महाकाव्य परंपरा में रामचरितमानस और रामचंद्रिका आदि का स्थान निर्धारण करने के लिए प्रिय प्रवास, साकेत और कामायनी की रचना के बाद आज फिर से विचार करना पड़ेगा। किसी श्रृंखला में जब नई कड़ियाँ जुड़ती हैं तो स्वभावतः पुरानी कड़ियों की स्थिति पूर्ववत नहीं रह जाती। अतः नवीन शोध परिणामों के आधार पर विकासशील साहित्य चेतना के आलोक में संपूर्ण परिदृश्य का पुनरावलोकन सर्वथा आवश्यक है। दो मौलिक प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में दो मौलिक प्रश्नों का समाधान कर लेना आवश्यक है। नंबर 1, हिंदी का स्वरूप विस्तार कहाँ तक है? नंबर 2, साहित्य की सीमा क्या है? हिंदी के स्वरूप विस्तार का प्रश्न कुछ राजनीतिक कारणों से उलझ गया है। हिंदी के विद्वान और अन्य भाषाविद आरंभ से ही यह स्वीकार करते आए हैं कि भारतवर्ष के जितने भूभाग में वर्तमान हिंदी या खड़ी बोली हिंदी सामाजिक व्यवहार अर्थात पत्राचार, शिक्षा दीक्षा, सार्वजनिक आयोजन, विचार विनिमय तथा साहित्यिक अभिव्यक्ति आदि की माध्यम भाषा है, वह सब का सब हिंदी प्रदेश है। उसके अंतर्गत बोली जाने वाली सभी भाषाएं हिंदी की उपभाषाएं हैं। इसकी दृष्टि से वर्तमान बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व दिल्ली का इलाका हिंदी क्षेत्र में आते हैं और मैथिली, मगही, भोजपुरी, पूर्वी अवधी, पश्चिमी अवधी, बघेलखंडी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी के विभिन्न रूप, कुमाऊनी आदि पहाड़ी बोलियां हिंदी की शाखा प्रशाखाएं हैं। शाखा प्रशाखाएं हैं। यह परिभाषा नई नहीं है। इसका स्वरूप उस समय निर्धारित हो गया था जब भाषाई राज्यों और उनके प्रलोभनों की कल्पना भी किसी को नहीं थी। हिंदी का यह बृहत्तर या विशाल यानी राजनीतिक उद्देश्यों से विस्तारित रूप नहीं है, स्वाभाविक तर्क सम्मत रूप है, जिसके विषय में अभी कुछ समय पूर्व तक कोई विवाद नहीं था
लेकिन अब लगभग 5-6 वर्षों से यह विवाद जोर पकड़ रहा है। एक मत यह है कि हिंदी का अर्थ वर्तमान हिंदी या खड़ी बोली हिंदी ही है। मैथिली और राजस्थानी तो स्वतंत्र भाषाएं हैं ही। भाषा विज्ञान के आधार पर उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति हिंदी से अत्यंत भिन्न है। अवधी और ब्रज का भी अपना पृथक अस्तित्व है। ये दोनों एक दूसरे से भी भिन्न हैं और वर्तमान हिंदी से भी। यह नारा हिंदी विरोधी शिविर से उठाया गया है और हिंदी के भी कुछ एक अधिक प्रगतिशील लेखक इसमें शामिल हो गए हैं। मैथिली को तो साहित्य अकादमी जैसी संस्था ने मान्यता दे ही दी है और उसके साहित्य के स्वतंत्र प्रकाशन तथा अध्ययन अध्यापन का क्रम चलने लगा है। उधर राजस्थानी का आंदोलन भी जारी है और उसके लिए भी इस प्रकार के प्रयास आरंभ हो गए हैं। ब्रज तथा अवधी, जिनका साहित्य कहीं अधिक समृद्ध है, और भी औचित्यपूर्वक यह दावा कर सकती है। दूसरा मत विस्तारवादी है, जिसके अनुसार उर्दू भी हिंदी की ही उपभाषा है और ब्रज भाषा आदि की तरह उर्दू का साहित्य भी हिंदी साहित्य का ही अंग है। नागरी प्रचारणी सभा तथा भारतीय हिंदी परिषद के इतिहासों में उर्दू साहित्य के विकास का भी निरूपण किया गया है। इस विषय में हमें संतुलित दृष्टि से विचार करना चाहिए। एक बात तो यह साफ है कि उर्दू का हिंदी साहित्य के इतिहास में अंतर्भाव करना उचित नहीं है। प्रसाद और इकबाल को भी एक ही भाषा के कवि मानना संगत नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि दोनों में कुछ तत्व समान हैं, परंतु असमान तत्व कहीं अधिक हैं। अतः हिंदी साहित्य के इतिहास में उर्दू के समावेश का बरबस प्रयास करना व्यर्थ है। मैथिली और राजस्थानी साहित्य का इतिहास आदिकाल से ही हिंदी साहित्य के साथ संबद्ध रहा है और विद्यापति, चंद, नरपतिनाल, पृथ्वीराज आदि कवियों को हिंदी साहित्य के इतिहास में निरंतर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता रहा है। परंतु भाषा की कठिनाई के कारण साथ ही पर्याप्त शोध सामग्री का प्रकाशन न होने से इन भाषाओं के कवि, लेखकों तथा उनकी कृतियों के साथ उचित न्याय नहीं हुआ। परवर्ती शोध के परिणाम स्वरूप इन दोनों भाषाओं का समृद्ध साहित्य प्रकाश में आया है। राजस्थानी में रासों, मुक्तक, वीर काव्य तथा नीति काव्य की समृद्धि परंपरा तथा गद्य के विविध रूपों के पुष्ट उदाहरण मिलते हैं और इधर मैथिली के गीति काव्य का माधुर्य भी अपूर्व है। इसी प्रकार गुरुमुखी में लिपिबद्ध हिंदी गद्य पद्य का प्रचुर साहित्य आज उपलब्ध है, जिससे हिंदी साहित्य का इतिहासकार या तो अनभिज्ञ रहा है या पंजाबी की रचनाएं समझकर उनकी उपेक्षा करता रहा है। इस संपूर्ण वाङ्मय का हिंदी साहित्य के इतिहास में विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हिंदी की सही परिभाषा के अनुसार यह सब हिंदी साहित्य का ही अंग है। कुछ ऐसी ही शंका आदिकाल के हिंदी के विषय में भी उठती है। उस समय की हिंदी का स्वरूप अब्रंज, डिंगल पिंगल और सीमांतवर्ती क्षेत्रों में गुजराती, पंजाबी आदि भाषाओं के साथ इस प्रकार उलझा हुआ है कि इतिहासकार भ्रम में पड़ जाता है। वह वस्तुतः भारतीय भाषाओं का उद्भव काल है, जिसमें प्रायः सभी के स्वरूप अनिश्चित और अस्थिर हैं। इसलिए हिंदी में भी कुछ एक पूर्ववर्ती, निकटवर्ती भाषा रूपों का अंतर्भाव हो जाना स्वाभाविक है। अतः इस विषय में अधिक शुद्धतावादी दृष्टिकोण अपनाना ठीक नहीं होगा। व्यावहारिक दृष्टिकोण यही है
कि ऐसी सभी रचनाओं को जिनके अधिकांश भाषिक रूप हिंदी की उपभाषाओं के भाषिक रूपों से अभिन्न है, हिंदी के अंतर्गत मान लेना चाहिए। दूसरा प्रश्न यह है कि इतिहास के संदर्भ में साहित्य की सीमा कहाँ तक मानी जाए। सत्य तो यह है कि इस विषय में भी हमारा दृष्टिकोण व्यापक ही होना चाहिए और रस के साहित्य के अतिरिक्त ज्ञान के साहित्य का भी अंतर्भाव करना चाहिए। यह ठीक है कि साहित्य का अर्थ मूलतः यहाँ भी सृजनात्मक साहित्य ही है और एक सीमा से आगे संपूर्ण वाङ्मय को उसके साथ समेटना संभव नहीं है। मध्य युग में आयुर्वेद, ज्योतिष आदि शास्त्र तथा सांप्रदायिक साहित्य आदि सभी कुछ पद्य में ही लिखित हैं और गद्य में भी अनेक कच्ची पक्की टीकाएं, वचनिकाएं, वार्ताएं, ख्याति और बातें मिलती हैं। इधर आधुनिक युग में ज्ञान विज्ञान के असंख्य ग्रंथों की रचना निरंतर हो रही है। यह सब साहित्य के अंतर्गत तो नहीं आ सकता, लेकिन इस प्रकार के समस्त वाङ्मय का नियमतः त्याग करना भी उचित नहीं है। उदाहरण के लिए आदिकाल में रचित गोरखनाथ आदि की वाणी या परवर्ती युग का वार्ता साहित्य शुद्ध साहित्य की परिधि में नहीं आता, किंतु क्या इतिहासकार उनकी उपेक्षा कर सकता है? उनके अभाव में विकास परंपरा की कुछ आवश्यक कड़ियाँ लुप्त हो जाएंगी। आधुनिक काल के आरंभ में रचित स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश निश्चय ही ललित साहित्य का अंग नहीं है, परंतु क्या आलोचना की भाषा के विकास का अध्ययन उसके बिना संभव है? इसी प्रकार वर्तमान युग में भी ज्ञान के साहित्य के ऐसे अनेक गौरव ग्रंथ हैं जिनका उल्लेख इतिहास में करना अनिवार्य है। एक ओर भाषा विज्ञान, पाठ विज्ञान, कोश विज्ञान, पत्रकारिता आदि और दूसरी ओर दर्शन, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र आदि के क्षेत्रों की उपलब्धियां कथ्य की दृष्टि से साहित्य के अंतर्गत भले ही नहीं आती, किंतु वे प्रकारांत से गद्य शैली के विकास में योगदान करती हैं। इसका निषेध नहीं किया जा सकता। अतः इतिहासकार को भी यहाँ की विवेकपूर्वक प्रमुख और गौण का भेद करते हुए वाङ्मय के दोनों रूपों को स्वीकार करके चलना चाहिए, अर्थात रस के साहित्य को प्रधान विषय बनाकर उसके पोषक रूप में ज्ञान के साहित्य का आकलन करना चाहिए। आधार स्रोत पिछले 4 दशकों में निरंतर अनुसंधान के फलस्वरूप अनेक नवीन आधार स्रोतों का उद्घाटन हुआ है और प्रचुर सामग्री प्रकाश में आई है। वर्तमान शती में प्रथम चरण तक इसी प्रकार के साधन अत्यंत सीमित थे और इतिहासकार को प्रायः सभा की खोज रिपोर्ट या विद्वानों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ही निर्भर करना पड़ता था। परंतु आज सभी क्षेत्रों में अनेक संस्थाएं व्यवस्थित रूप से कार्य कर रही हैं और नित्य नवीन सामग्री का प्रकाशन हो रहा है। स्वभावतः इन शोध परिणामों का उपयोग करना इतिहासकार के लिए आवश्यक हो गया है, परंतु इस विषय में काफ़ी सावधान होकर कार्य करना चाहिए। इतिहास में ऐसी सामग्री का ही उपयोग करना चाहिए जिसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध है। संदिग्ध सामग्री का भी यदि वह साहित्य के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उल्लेख करना आवश्यक हो सकता है, परंतु उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य रहना चाहिए। हमारे साहित्य की काफ़ी महत्वपूर्ण सामग्री ऐसी है जिसकी अप्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है, उसके प्रति मोह अनुचित है और इतिहासकार के सामने वस्तुस्थिति को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। किंतु प्रामाणिकता के प्रश्न पर भी अत्यंत सतर्कता की आवश्यकता है। प्रत्येक नवीन शोध परिणाम प्रामाणिक नहीं होता। प्रमाण सिद्ध स्थापनाओं को भी समय सिद्ध होने में देर लगती है। अतः नवीनतम के प्रति आग्रह भी इतिहास का गुण नहीं है।
जिस प्रकार अप्रामाणिक मान्यताओं से चिपके रहना गलत है, उसी प्रकार हर नई कच्ची पक्की स्थापना के आधार पर समय सिद्ध धारणाओं को नकारना भी खतरनाक है। मौलिकता का प्रश्न। इतिहास के क्षेत्र में मौलिकता का केंद्र बिंदु है परिकल्पना अर्थात विकास परंपरा का परिदर्शन। वास्तव में इतिहास लेखन ऐतिहासिक अनुसंधान का पर्याय नहीं है। ऐतिहासिक अनुसंधाता जहाँ नवीन तथ्यों के अन्वेषण और उपलब्ध तथ्यों के नवीन आख्यान पर बल देता है, वहाँ इतिहास लेखक इन दोनों दिशाओं में एक सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता। उसके लिए नवीन की अपेक्षा प्रामाणिक और समय सिद्ध का अधिक महत्व है। नए तथ्यों और नए शोध निष्कर्षों का वह आदर करता है, किंतु उसके लिए वे तब तक ग्राह्य नहीं होते जब तक कि समय का प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त न हो जाए। इसी प्रकार कृतियों तथा कृतिकारों की समीक्षा एवं मूल्यांकन में उसका अपना मौलिक दृष्टिकोण हो सकता है, जो आलोचना के क्षेत्र में निश्चय ही महत्वपूर्ण है, परंतु इतिहास में एक सीमा से आगे उसका आग्रह करने से संतुलन भंग हो सकता है। इतिहास में तो समन्वयात्मक दृष्टिकोण और संतुलित विवेचना ही अधिक काम्य है। उपर्युक्त विवेचन के निष्कर्ष इस प्रकार हैं। पहला, नवीन शोध परिणामों और विकसित साहित्य चेतना को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन आवश्यक है। दूसरा, ऐतिहासिक दृष्टि और आलोचना शक्ति से युक्त एक लेखक यदि कार्य संपन्न कर सके तो उत्तम होगा, किंतु यदि यह संभव न हो तो निश्चित परियोजना के अंतर्गत निर्देशक सिद्धांतों का निर्धारण कर कुछ लेखकों का समुदाय घनिष्ठ संपर्क सहयोग के आधार पर यह अनुष्ठान पूरा कर सकता है। शैली भेद होने पर भी ऐतिहासिक परिदर्शन की एकता इस प्रकार के संवेद प्रयास में एकान्वित स्थापित कर सकती है। तीसरा, युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए और इसी के आधार पर एक समंजस रूपरेखा का निर्माण करना चाहिए, अर्थात हिंदी भाषी भूभाग के सांस्कृतिक इतिहास के परिवेश में, जिसके अंतर्गत राजनीतिक सामाजिक तत्व भी स्वतः अंतर्भुक्त रहते हैं, उसके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव में विकसित और हिंदी के विविध रूपों के माध्यम से अभिव्यक्त साहित्य चेतना के विकास क्रम का साहित्यिक प्रतिमानों के आधार पर आकलन ही हिंदी साहित्य के नए इतिहास का लक्ष्य होना चाहिए। चौथा, नवीन शोध सामग्री का उपयोग आवश्यक है, किंतु इस विषय में सतर्कता भी उतनी ही आवश्यक है। प्रत्येक नवीन स्थापना यथावत ग्राह्य एवं मान्य नहीं हो सकती, अतः प्रामाणिक लेखकों के मतों का संक्षेप में उल्लेख करते हुए बहुमान्य और समय सिद्ध निष्कर्षों को ही इतिहास में ग्रहण करना विवेक सम्मत है। पांचवा है, विषय प्रतिपादन में समन्वयात्मक पद्धति का अवलंबन करना ही उचित है। बल तो साहित्य परंपरा अर्थात साहित्यिक कृतियों के परस्पर संबंध के निरूपण पर ही रहना चाहिए, किंतु प्रकृति विश्लेषण तथा प्रमुख कवि लेखकों और कृतियों के योगदान एवं स्थान निर्धारण का भी साहित्य के इतिहास में उतना ही महत्व है। छठवां है, जीवन वृत्ति तथा ग्रंथ विवरण साहित्यिक विवेचन से पूर्व देना ही अधिक संगत है। कुछ इतिहास ग्रंथों में, जैसे लिगुई और कैजामिया के अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में, इस प्रकार का विवरण पाद टिप्पणी के रूप में देने की व्यवस्था है, जो विवेचन की स्वच्छता की दृष्टि से ग्राह्य हो सकती है। सातवां, समानुपात की रक्षा और उचित मूल्यांकन के लिए इतिहास के समग्र रूप की कल्पना और उसके अनुसार पूर्व योजना
तथा रूपरेखा की रचना अनिवार्य है। विषय विवेचन का कलेवर विषय के महत्व के अनुरूप ही होना चाहिए, अन्यथा संतुलन और परिदर्शन में व्याघात उत्पन्न हो सकता है। 8वां है विक्रम संवत अथवा अन्य सन संवत से आज के पाठक का जीवंत संपर्क न होने के कारण ईस्वी सन का ही प्रयोग करना उचित है। साहित्य के इतिहास लेखन की दिशा में हिंदी में अभी उचित प्रगति नहीं हुई। अन्य भाषाओं में स्थिति और भी खराब है। इसका कारण यह है कि इतिहास विधा की हमारे देश में विकसित परंपरा नहीं रही और आज भी हम इस दिशा में विशेष उन्नति नहीं कर पाए हैं। परिणाम यह है कि 100 से ऊपर इतिहास ग्रंथों के प्रकाशन के बाद भी हिंदी में सर्वाधिक प्रामाणिक इतिहास आचार्य शुक्ल का ही है, जिसकी रचना सन 1929 में हुई थी। यह स्थिति हिंदी के गौरव के अनुकूल नहीं है, विशेषतः जबकि हिंदी का आलोचना साहित्य इतना समृद्ध हो चुका है। नागरी प्रचारणी सभा ने वृहत इतिहास की योजना द्वारा एक महान अनुष्ठान का उपक्रम किया है। इस प्रकार के सार्वजनिक कार्य की अपनी सीमाएं होती हैं, फिर भी इस महत् प्रयास के फलस्वरूप साहित्य सामग्री की एक विशाल राशि भावी इतिहासकार के लिए एकत्र हो गई है और हमारा विश्वास है कि शीघ्र ही साहित्य के कुछ प्रामाणिक इतिहास हमें हिंदी में उपलब्ध हो